तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप, ठीक है। क्लास नंबर अपनी ये तीसरी है इस लेसन की, 3 फेज इंडक्शन मोटर। बहुत बार I.M लिखा होता है, I.M का मतलब है इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो उसकी आज पहली हेडिंग लगाना आप, गति नियंत्रण की विधियां। बस 1 घंटे का लेसन हो रहा है ये, गति नियंत्रण की विधियां। गति नियंत्रण की विधियां चलो ना क्लास। गति नियंत्रण की विधियां, देखो होता क्या है, 3 फेज की मोटर के अंदर वैसे स्पीड को घटाना बढ़ाना बहुत मुश्किल है, सिंगल फेज में भी बहुत मुश्किल है, लेकिन डीसी की अगर कोई मोटर होती है ना, डीसी की मोटर में स्पीड को घटाना बढ़ाना आसान है, ठीक है। घटाना हो या बढ़ाना हो तो अपनी आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 फेज मोटर में बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी बहुत स्पीड का वेरिएशन हो सकता है। बस 4-5 विधियां सी हैं, आप थोड़ा देख लेना। एक तो है, आपको खुद को ही पता चल जाएगा ये कि इस मोटर में क्या है कि स्पीड को कम ज्यादा करना बहुत मुश्किल है। देखो पहला तो इसमें कंट्रोल है फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि। फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि का मतलब ये बनता है कि आप जो स्टेटर में फ्रीक्वेंसी दे रहे हो ना, उस फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, तो कम कर दोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी ज्यादा कर दो, स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अपने 3 फेज की मोटर के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करते हैं क्या, कर सकते हैं, नहीं करते अपने फ्रीक्वेंसी को, तो ये विधि भी यूज में नहीं आती है। बस एक नाम है कि फ्रीक्वेंसी नियंत्रण विधि, कर सकते हैं इससे, लेकिन इससे करते नहीं है अपने। बस एक लाइन आपको लिखनी होगी, इसमें लिख लेना कि फ्रीक्वेंसी घटाने से गति भी घट जाती है। तो फ्रीक्वेंसी समानुपाती है n के, ठीक है। फिर एक है पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, स्टेटर पोल के साथ, हाँ स्टेटर पोल, पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, यह भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, थोड़ा सुनना। इसमें क्या काम करना पड़ेगा कि स्टेटर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। पहली बात तो जो भी मोटर की स्पीड को हम कम ज्यादा करना चाह रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ा स्टेटर बड़ा बनाना पड़ेगा। मान लो स्टेटर को 2 भागों में तोड़ना और पड़ेगा। एक भाग में मान लो 4 पोल की वाइंडिंग करी है, एक भाग में मान लो 6 पोल की वाइंडिंग करी है, दोनों में फ्रीक्वेंसी 50-50 ही है। तो दिन दयाल इसमें गति कितनी मिलेगी, 4 पोल 50 हर्ट्ज में गति कितनी मिलेगी, 1500 रुपया, 1500, और 6 वाले में 1000 मिलेगी, ठीक है। ये और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को साथ ले लिया जाए तो गति कितनी मिलेगी बताओ, दोनों को अगर साथ ले लिया जाए तब गति कितनी मिलेगी, 600 मिलेगी इसमें, तब मिलेगी 600, 50 × 120 बटा में 10, 12 5 60, 600 मिलेगी। तो कितनी गतियां मिलेगी अपने को, 3, ठीक है। ऐसा कुछ किया जाता है कि स्टेटर काफी बड़ा बनाया जाता है, उसमें एक तो 4 पोल है, एक 6 पोल है, और दोनों को साथ जोड़ने वाला एक कोई स्विच या इस प्रकार से कोई कनेक्टर होता है। अगर अपने गति चाहिए 1500 तब 4 पोल पे कनेक्ट करते हैं, अगर गति चाहिए 1000 तब 6 पोल पे कनेक्ट करते हैं, अगर गति और ही कम चाहिए दोनों को साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये करना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कर सकते अपने, तो ये विधि भी जनरली यूज में नहीं आती है। लेकिन फिर भी थोड़ा लिख लो कि पोल्स की संख्या में वृद्धि करने से गति का मान घटता है, पोल्स की संख्या में वृद्धि करने से गति का मान घटता है। इसमें से कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपके, थोड़ा सा बस वैसे ही पढ़ रहे हैं अपने, कोई प्रश्न इसमें बनने लायक है नहीं इस टॉपिक में। तो दिलचस्प कैसे इसकी गति
600 ऐसे आ गई ना, दोनों को जोड़ दिया है ना, है तो एक्चुअल के अंदर वाइंडिंग ही तो बना रहे हैं, पोल पोल बना कौन रहा है, वाइंडिंग ही। दोनों वाइंडिंगों को कोई भी स्विच के द्वारा दोनों को जोड़ दिया, 10 पोल हो गए, 10 पोल हो गए तो गति देख लो कितनी बनेगी, 600 आरपीएम। पोल बनाते हैं वाइंडिंग ही, ठीक है। फिर एक हो सकता है फ्रीक्वेंसी द्वारा गति होगी, पोल्स के द्वारा गति होगी, कोई प्रतिरोध लगा के भी अपनी गति को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो विधि थोड़ी खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रतिरोध खुद पावर खर्च बहुत करते हैं, ठीक है ना, तो वो विधि भी यूज में नहीं आती। आप लिख सकते हो रियोस्टेट लगा कर, बस ऐसे नाम से लिख लो। एक लिख लेना कैस्केड, कैस्केड नियंत्रण, स्लीपिंग के लिए ये ओनली फॉर स्लीपरिंग मोटर के लिए, ये तीनों थी स्क्विरल केज के लिए, स्लीपरिंग के लिए भी यूज में ले सकते हैं। और ये कैस्केड नियंत्रण विधि, ये ओनली फॉर स्लीपरिंग, ओनली स्लीपरिंग मोटर। ओनली स्लीपरिंग मोटर के लिए कैस्केड नियंत्रण विधि है। अब देखो आपको अभी अभी ये भी पता चल जाएगा कि ये विधि भी यूज करना बहुत मुश्किल है। कैसे? इसके लिए 2 स्लीपरिंग मोटर लेनी पड़ती है, ठीक है, 2 स्लीपरिंग मोटर लेनी पड़ती है। एक में पोल कुछ अलग होते हैं, दूसरे में पोल कुछ अलग होते हैं। थोड़ा समझना इसके बारे में, कैस्केड नियंत्रण विधि के बारे में, कि जैसे 2 मोटरें हैं, ये दोनों के रोटर आ गए, ठीक है, ये आर दोनों के आगे रोटर, ये स्टेटर है। क्या करते हैं कि इसके स्टेटर को दे देते हैं सप्लाई, इस मोटर नंबर 1 या मोटर नंबर 2 स्लीपरिंग मोटर है, इसको सप्लाई दे दी, रोटर में सप्लाई बढ़ेगी ना, रोटर में क्या होती है, वाइंडिंग होती है स्लीपरिंग के अंदर, तो वो वाइंडिंग जो सप्लाई बढ़ेगी वो इसके स्टेटर में दे देते हैं, वो इसके स्टेटर में दे देते हैं, जो सप्लाई जो पैदा होगी रोटर के ना स्लीपरिंग के माध्यम से सप्लाई, वो यहाँ दे देते हैं, और यहाँ जो रोटर होता है इससे लोड जोड़ देते हैं। दोनों में पोल्स की संख्या होती है अलग अलग, स्टेटर के अंदर पोल अलग अलग होते हैं, तो जो टोटल जो गति निकल के आती है वो आएगी F × 120। पहली मोटर में कितने पोल है प्लस दूसरी मोटर में कितने पोल है। अगर आपको एक ही मोटर की मतलब पोल अगर आप ज्यादा लोगे, देखो P1 + P2 का मतलब इसमें 4 है, इसमें मान लो 8 है, दोनों पोल अगर दोनों मोटरों का योग कर दिया पोलों का, तब कितना पोल हो गए 12। स्पीड क्या होगी, जो बिल्कुल ही घट गई। और 4 पोल वाला ये अगर काम में ली मोटर तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कम और ज्यादा करने के लिए ये विधि भी यूज में ले सकते हैं, ये ओनली फॉर स्लीपरिंग मोटर के लिए, लेकिन इसके लिए भी 2 मोटर लेनी पड़ती है, तो ये विधि भी यूज में नहीं आती है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 3 फेज मोटर की गति नियंत्रण करने की जो विधि है, ये कोई भी विधि यूज में नहीं आती। आप लिख लो बस कैस्केड नियंत्रण में, कैस्केड नियंत्रण में लिखो कि इस विधि में एक स्लीपरिंग मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। सप्लाई से जोड़ा जाता है। इस मोटर के रोटर को एक अन्य स्लीपरिंग मोटर के स्टेटर से जोड़ा जाता है। मोटर के स्टेटर से जोड़ा जाता है। ठीक है। अतः कुल गति n बराबर F × 120 बटा P1 + P2, F × 120 बटे P1 + P2, ये कुल गति निकल कर आएगी अपने पास में। बस ये गति नियंत्रण की विधि है, शायद ही कोई प्रश्न इसमें से कोई बढ़ने लायक हो,
जो आ जाए, बाकी अब तक कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं इसमें से, इस टॉपिक में से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाना, छोटे छोटे 3-4 हेडिंग है, उसके बाद लेसन खत्म हो जाएगा। ये एक लगा लो प्लगिंग सर्किट, ये भी निरंतर में दिया सर। ये नियंत्रण ना ना अलग टॉपिक है ये, प्लगिंग सर्किट ये अलग टॉपिक है। प्लगिंग सर्किट ये अलग है। देखिए सबने, इसके बारे में सीधा पेट 1% बनता है, इसके अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। देखो क्या होता है प्लगिंग सर्किट है, जैसे कि मान लो कोई लोड है, वो जमीन से उठाकर ऊपर लेके कहीं चले गए अपने, कौन लेके जाएगा? मोटर लेके जाएगी 3 फेज की, जमीन से उठाया ऊपर लेके चले गए। क्या हो दीपक कुमार, मेरे से पूछ लो, कुछ पूछना है तो। नहीं पता सर, जॉगिंग सर की पता मेरे को। जॉगिंग आ जाएगा तो, जब भी जॉगिंग करनी है पहले ये तो पढ़ लो। प्लगिंग सर्किट क्या है, जैसे कोई लोड है उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह ले गए, ऊपर ले गए मान लो, अब उस लोड को ऊपर से नीचे लेके आना है, मोटर लेके गई है, उसको उठाकर लोड को नीचे से ऊपर लेके गई है, अब ऊपर से नीचे लेके आना है, तो ये तो बात समझ में आ गई कि मोटर जो दिशा पहले चल रही थी उस दिशा की अब दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होगी, तभी वो लोड नीचे आ पाएगा, है ना। और मोटर की दिशा को विपरीत करना है, 3 फेज की बात करें, 3 फेज की मोटर के अंदर अगर अपने उसकी गति दिशा को विपरीत करना है तो एक बहुत अच्छा उपाय है, क्या कर दें अपने 2 फेज चेंज, 2 फेज बदल दें। तो एक ऐसा परिपथ बनाया जाता है जिसके अंदर 2 फेज बदल सकें अपने, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लगिंग परिपथ, प्लगिंग सर्किट। सीधा से एक पेट प्रश्न आता है कि 3 फेज मोटर में फेजों की दिशा बदलने के लिए या गति की दिशा को बदलने के लिए कौन सा परिपथ बनाया जाता है? तो प्लगिंग सर्किट। बाकी किताब में आपका इसका डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कोई इसमें मुश्किल तो वैसे है नहीं, जैसे आप थोड़ा समझने का प्रयास करना भी किस प्रकार का परिपथ होता है, ये समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस एक लाइन जो मैंने बताई वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ गई मोटर, मोटर आ गई, ये आर है, ये वाई है, ये बी है, आर है, चलो अपने आर को कॉमन कर देते हैं, ये रहा आर, वाई को मैं जोड़ देता हूँ किससे? बी से, और बी को किससे जोड़ देता हूँ? किससे? वाई से। देखो आर तो मैंने कॉमन रखा ना, ये देखो आर से मैंने क्या जोड़ा है? आर, लेकिन वाई से मैंने क्या जोड़ा है? बी, और ये किससे जोड़ा है? बी मैंने किससे जोड़ा है? वाई से। तो 2 फेज उल्टे दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये कौन सा स्विच होगा? आईसीटीपी। ये भी कौन सा स्विच है? आईसीटीपी। समझ गया ना? आईसीटीपी एक साथ तीनों फेजों को ऑन करेगा, एक साथ तीनों फेजों को ऑफ करेगा। यहाँ पर एक कॉइल होती है, एक कॉइल लगाई जाती है यहाँ पे, चुंबकीय एक कॉइल, इसका नाम दे देते हैं हम K2। यहाँ पर भी एक कॉइल लगाई जाती है और उस कॉइल का नाम दे देते हैं हम K1, ठीक है। कॉइल K1 और कॉइल K2। फिर एक अलग से एक सर्किट बनाया जाता है, थोड़ा समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कोई डायग्राम बनाकर तो पूछेगा नहीं। थोड़ा देखना आप इसमें क्या करते हैं अपने ये आ गया अपने, मान लो कोई भी मान लो K1 मान लो, ठीक है, ये K1 है, K1 है तो K1 का ये NO K1 है, NO K1 है, ये आ गया पुश बटन, ये पुश बटन आ गया,
करना क्या बनाया है मैंने, ये K1 कॉइल और ये भी K1 कॉइल, आपस में एक ही कॉइल मानो। ये मैंने एक कॉइल के दो टुकड़े कर दिए है ना, ये K2 कॉइल है, ये K2 कॉइल है, ये भी मैंने दो टुकड़े कर दिए है ना। यहाँ पर इस स्विच पर लिखा होगा फॉरवर्ड, इस स्विच पर लिखा होगा रिवर्स, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच होता है वैसे तो, जो कि ऑफ का स्विच होता है। देखो क्या करते हैं, एक स्विच यहाँ भी हम बना देते हैं। अपने क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस स्विच को दबा देंगे। इस स्विच को दबाकर ये जो फॉरवर्ड वाला बटन है ना, ये पुश बटन होता है, इसको एक बार दबाएंगे बस। एक बार, जैसे मैंने कल कहा था ना, जैसे अपने वो एनसी और वो न्यू स्विच थे, वो सेम की सेम वो भी यहाँ मतलब वही है। इसको एक बार दबा दिया, एक बार दबाते ही देखना, इसको ऑन करना है पहले, ऑन करके इसको एक बार दबा दिया, दबाते ही सर्किट ऑन हो गया ना। ऑन होते ही करंट देखो कैसे चलेगी, ऐसे होकर K1 के पास आ गई। K1 एक प्रकार की कॉइल है, इसको नेगेटिव यहाँ से दिया जा रहा है, पॉजिटिव यहाँ से दिया जा रहा है, तो K1 का सर्किट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, सबको दिखाई दे रहा है। K1 का सर्किट पूरा होता ही ये K1 और ये K1 एक ही है, इसमें एक चुंबक बन गया। इस ये क्या काम करेगी, चुंबक बनते ही साइड सी की स्विच को खींच लेगी अपनी तरफ, ऐसा समझो। खींचते ही R को R मिलेगा, Y को Y मिलेगा, B को B मिलेगा, मोटर चलने लग जाएगी। चल गई मोटर, फॉरवर्ड बटन को दबाया, मोटर ने कोई लोड को नीचे उठाकर ऊपर लेके चली गई मोटर, ठीक है। अब एक बात सोचने वाली है कि फॉरवर्ड वाला जो बटन है वो तो पुश बटन है, उसको हमने एक बार दबा दिया, दबाते तो हम छोड़ देंगे है ना, दबाई थोड़ी रखेंगे उसको। तो एक बार दबाने के बाद तो फिर मोटर ऑफ हो जानी चाहिए है ना, क्योंकि K1 तो कॉन्टेक्टर है, कॉइल है। जब इसको यहाँ से करंट मिलनी बंद हो जाएगी तो इसको भी मिलनी बंद हो जाएगी, ये एक ही कॉइल है, और बंद हो जाएगी, इस प्लंजर को छोड़ देगी, ICTP स्विच को छोड़ देगी, तो मोटर बंद हो जानी चाहिए। तो उसमें मोटर क्यों नहीं बंद होती, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर लगाया है K1 का NO। जब इस कॉइल को K1 को सप्लाई मिल जाएगी ना, तो NO स्विच क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NC। मैंने कहा था, शायद आपको कल याद होगा या नहीं है, कि NO और NC दो कॉन्टेक्टर होते हैं, ये हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे होते हैं। जब इनको सप्लाई मिल जाती है ना, तो अपनी ध्रुवता बदल लेते हैं ये। जैसे K1 को सप्लाई मिली, ये K1 का NO है, इसको सप्लाई मिली मतलब इसको सप्लाई मिल गई, तो ये पहले क्या था NO, अब क्या बन गया NC। NC मतलब ये क्लोज हो जाएगा, तो अब करंट ना ऐसे आएगी, ऐसे, तो K1 हमारी उत्तेजित रहेगी। K1 का जो परिपथ है वो पूरा रहेगा, चाहे आप इसको छोड़ दो F1 को, फॉरवर्ड जो वाला जो बटन है उसको छोड़ दोगे ना, तो भी K1 उत्तेजित रहेगी, इसका सर्किट पूरा रहेगा, क्योंकि करंट अब ऐसे रास्ता तय कर लेगी अपना, ठीक है। इसको दबाए थोड़ी रखेंगे अपने, ये तो एक बार दबाया पुश बटन, छोड़ा, छोड़ते ही ये जो NO कॉन्टेक्ट है क्या हो जाएंगे, NC हो जाएंगे, तो मोटर हमारी चलती रहेगी। अब मोटर को क्या काम करना है, उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाना क्या काम करते हैं, पहले मोटर को एक बार ऑफ करते हैं, ठीक है ना। आजकल तो दूसरा परिपथ भी आता है, ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है, पहले फॉरवर्ड वाला दबाओ, मोटर सीधी चल रही है, कोई लोड को उठा लिया, फिर ऊपर से लोड नीचे लेके आना, सीधा रिवर्स वाला बटन दबाओ, लोड नीचे आ जाता है, मोटर बंद नहीं करनी पड़ती। लेकिन मोटर को बंद करके करवाना वो बहुत बेहतर, मतलब सही रास्ता है वो। पहले मोटर को ऑफ करवा लिया, अब मोटर से उल्टी दिशा मोटर से चलवानी है, ठीक है। अच्छा, ऑफ करते ही देखो K1 में सप्लाई बंद होगी ना, यहाँ से ऑफ कर दिया स्विच को, तो K1 में सप्लाई बंद होगी, तो ये पुश बटन वापस NO था, ये वापस NC हो गया था, ये क्या बन गया वापस NO बन गया, क्योंकि इसको सप्लाई मिलनी बंद हो चुकी है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, पर्सन आ सकता है आप कैसे, कि कॉन्टेक्टर में ऐसा होता है, N और NC दो स्विच दो कॉन्टेक्टर होते हैं, NO माने नॉर्मली ओपन, NC माने नॉर्मली क्लोज। जब इनको सप्लाई मिलती है ना, तब ये उल्टे हो जाते हैं, NO तो हो जाता है NC और NC क्या हो जाता है NO। आगे बात समझ में, तो ये पहले सप्लाई मिली थी तब तो NC हो गया था, लेकिन सप्लाई बंद होते ही वापस क्या आ गया, NO बढ़ गया, तो यहाँ से करंट चलेगी ना यहाँ से करंट चलेगी, तो ये K1 ऑफ हो गया, इसको छोड़ देगा, मोटर ऑफ हो जाएगी। अब आपको रिवर्स चलाना है, रिवर्स चलाना है वही काम, इसको दबाओ, इस बार रिवर्स वाले बटन को दबाओ, दो बटन होते हैं, फॉरवर्ड का एक रिवर्स का। इस बटन को दबाया, करंट देखो, इसको तो ऑन करना पड़ेगा पहले, इसको ऑन करके रिवर्स को दबा दो, दबाते देखना करंट ऐसे अपना रास्ता पूरा करेगी, ऐसे होकर ये K2 उत्तेजित हो गई। इस बार कौन सी कॉइल उत्तेजित हुई है, K2 उत्तेजित हुई है, तो K2 उत्तेजित होगी मतलब ये उत्तेजित होगी। अब देखो ये उत्तेजित होगी, देखना क्या हुआ है, R को तो मिला है R, इस स्विच को ऑन करवा दिया, लेकिन Y को क्या मिल गया इस बार, B मिल गया, और B को क्या मिल गया Y, यानी दो फेज बदल गए,
दो फेज बदलते ही मोटर क्या घूमने लगी, उल्टी। और वही बात है, ये पुश बटन है, इसको जैसे ही आप छोड़ोगे तो भी मोटर चलती रहेगी उल्टी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि K2 थी वो कॉइल उत्तेजित हो गई, इसका जो एनो कांटेक्ट था वो क्या हो चुका है, NC हो चुका है। तो अब करंट ऐसे रास्ता तय करेगी अपना। ठीक है, इतने समझदार तो आप भी हो कि इसमें से कोई पर्सन वैसे तो बन नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए कल को आप कोई इलेक्ट्रिकल कोई भी कंपनी में काम करते हो तो ऐसा सर्किट आपको जरूर देखने को मिलेगा, पक्की बात है। क्योंकि एनो और एनसी कॉन्टेक्ट के बिना तो काम चलता ही नहीं है। चाहे सर्किट ब्रेकर है, चाहे कौन सी भी मशीन है, उसके अंदर ये एनो एनसी कॉन्टेक्टर जरूर होते हैं, और सर्किट ब्रेकर में तो होते ही होते हैं। तो समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना। ये प्लस माइनस मैंने दो सप्लाई दे दी, डीसी की सप्लाई दी है। तो सीधी सी बात, पर्सन तो आपके एक ही बनेगा कि प्लगिंग सर्किट का क्या काम है। तो क्या काम करता है ये? हाँ, फेज क्रम बदल देता है। ठीक है, फेज क्रम बदलना ये इस परिपथ का कार्य है। फेज क्रम बदलने से क्या हो जाएगी, मोटर की गति की दिशा, मोटर की गति दिशा, घूर्णन दिशा से ही बोलेंगे, मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी। बस ये लिख लो आप, अगर किसी को थोड़ा शौक है बनाने का तो बना भी सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में बनाओ अच्छे ढंग से, वहां से बनाना तो वहां से बना लेना, लेकिन लिखो अब इसके अंदर प्लगिंग सर्किट में लिखो एक दो बातें। इस परिपथ का उपयोग, इस परिपथ का उपयोग थ्री फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए, थ्री फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसमें एक कॉइल को उत्तेजित करके दो फेजों को आपस में बदला जाता है। दो फेजों को आपस में बदला जाता है। ठीक है, ये प्लगिंग सर्किट, बस कुछ ही नहीं। जैसे आप उदाहरण लिफ्ट का ही ले लो, अगर लिफ्ट के अंदर जैसे कोई नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऊपर से नीचे भी तो उसको आना होता है, तो फिर आप जब कोई भी व्यक्ति जब उसको मतलब रिवर्स वाला बटन दबाएगा तो वापस वो नीचे की तरफ आएगी। बस ये वही सर्किट है, प्लगिंग सर्किट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, इंचिंग या जॉगिंग सर्किट। इंचिंग या एक ही बात है, जॉगिंग सर्किट। इंचिंग या जॉगिंग परिपथ, इसका डायग्राम भी आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है। देखो क्या है कि कोई मोटर अपने नई लेके आए हैं, ठीक है, नई कोई मोटर लेके आए, तो उसको क्या है, बस एक बार चलाकर देखना है कि मोटर सही चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। कोई भी उसको ऐसा ना हो कि मोटर हम ले आए, उसको पूरा सही ढंग से हमने स्टार्टर के साथ भी जोड़ दिया, पूरे कनेक्शन कर दिए, बाद में पता चला मोटर चल ही नहीं रही है। तो मोटर को थोड़ी से टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए सप्लाई देते हैं और एक परिपथ बनाते हैं, उस परिपथ का नाम है इंचिंग या जॉगिंग परिपथ। मोटर को बहुत ही कम समय के लिए सप्लाई देने का एक परिपथ बनाया जाता है, उसका नाम होता है इंचिंग या जॉगिंग परिपथ। लिख लो बस कि मोटर की प्रचालन स्थिति की जांच करने के लिए बनाया गया परिपथ। मोटर की प्रचालन स्थिति की जांच करने के लिए बनाया गया परिपथ इंचिंग या जॉगिंग सर्किट कहलाता है। जांच करने के लिए बनाया गया परिपथ, बुक में देख लेना, ये एनो स्विच के पैरेलल क्रम में दो एनसी स्विच लगा देते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिमोट सर्किट भी होता है, ये भी लिख लेना इसके बाद में, रिमोट सर्किट।
रिमोट सर्किट। रिमोट तो सबने देखा होगा, टीवी वाला रिमोट तो देखा ही कम से कम, है ना। टीवी दूर पड़ा रहता है और अपने उस दूर पड़े टीवी से रिमोट से बटन दबाकर कोई भी चैनल को चेंज कर लेते हैं, है ना। तो वही परिपथ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तारे थोड़ी लंबी लंबी लेके आते हैं, जैसे मोटर पड़ी है दूर पड़ी मोटर को इस कमरे से चलाना है, तो यहाँ बटन वगैरह लगाकर सब तैयार किया जाता है परिपथ है, उस परिपथ को बोला जाता है रिमोट सर्किट। यानी मोटर दूर पड़ी है लेकिन हम चला उसको दूर से मतलब दूर से चलाना मोटर को, तो कौन सा परिपथ है? रिमोट सर्किट। लिख लो बस, किसी मोटर को किसी अन्य स्थान से चलाने वाला परिपथ। किताब में बना हुआ परिपथ ये बहुत ही सिंपल से, आप देख लेना एक बार बुक के अंदर। किसी मोटर को किसी अन्य स्थान से चलाने वाला परिपथ रिमोट सर्किट कहलाता है। प्लगिंग सर्किट का मुख्य कार्य तो फेजों को बदलना ही है। हाँ, प्लगिंग सर्किट फेजों को बदलेगा, फेजों को बदलते ही मोटर की दिशा अपने आप ही बदल जाएगी। घूर्णन गति और दोनों दायरे को तो फेज को बदलना होता है। हाँ, अगर दोनों दायरे के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लिखना हेडिंग आप 3 फेज मोटर में दोष। 3 फेज मोटर के दोष। एक दोष तो लिख लेना आप, क्राउलिंग इफेक्ट। क्राउलिंग इफेक्ट हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश वर्डिंग याद रखनी, क्राउलिंग इफेक्ट। कुकिंग वो अलग है। देखो क्राउलिंग इफेक्ट क्या चीज होती है, थोड़ा सुनना ध्यान से, कि थोड़ी सी टेक्निकल बातें आएंगी इसके अंदर। होता क्या है कि अपने 3 फेज मोटर के स्टेटर में सप्लाई देते हैं ना, सप्लाई देने के बाद स्टार्टर से अपने उसको चला दिया, मोटर चल रही है, काफी टाइम हो गया मोटर चलते हैं, तो क्या होता है कि जो स्टेटर की जो करोड़ होती है ना, जिस पर वाइंडिंग लपेटी गई सिलिकॉन स्टील से जो बनी है, उसके अंदर क्या है, हार्मोनिक्स पैदा होने लग जाते हैं टाइम के अनुसार। हर करोड़ में पैदा होते ही होते हैं। ट्रांसफार्मर में भी आएगा, आगे अपने पढ़ेंगे, कनेक्शन आएगा टर्सरी कनेक्शन, जो मैंने इस बार छुड़वा दिया था। मैंने कहा था मैं आपको एक बार स्टार डेल्टा समझा दूंगा तब बता दूंगा। एक टर्सरी कनेक्शन आएगा, उसमें भी ऐसा होता है। कुछ समय के बाद में क्या होता है, जो करोड़ होती है ना, उसमें हार्मोनिक्स पैदा होने लग जाते हैं। हार्मोनिक्स का मतलब ये समझो कि करोड़ में उष्मा का मान बढ़ा देते हैं, वो करंट का मान बढ़ेगा, हार्मोनिक्स पैदा होंगे, उससे करंट और बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी करोड़ के अंदर, और लॉसेज बढ़ जाएंगे। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? क्राउलिंग इफेक्ट। ठीक है, दोबारा सुन लो। 3 फेज मोटर के स्टेटर के अंदर, स्टेटर की करोड़ के अंदर कुछ समय पश्चात क्या होता है, हार्मोनिक्स पैदा होने लग जाते हैं। और मेनली 3 फेज मोटर की बात करेंगे तो इसमें कौन सा हार्मोनिक पैदा होता है? 7वां हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स बहुत प्रकार के हैं, अपने पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो वहां पर मेनली 3रा हार्मोनिक पैदा होता है, 3rd हार्मोनिक। और यहाँ पर कौन सा पैदा हो रहा है? 7वां हार्मोनिक्स पैदा होने के कारण क्या हो जाता है, कुछ समय पश्चात, ये सभी मोटरों में नहीं होता, ठीक है, सप्लाई में कई बार डिस्टरबेंस होता है ना, उसके कारण भी होता है ये। तो उसके कारण क्या होता है, मोटर की जो स्पीड है वो 1/7 रह जाती है। 1/7 पहले की अपेक्षा 7वां हिस्सा स्पीड रह जाती है। अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो कितना परसेंट निकलेगा? 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, लगभग कितना परसेंट? 14%। तो ये परसेंट पूछा गया था एक बार, डिप्लोमा का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि क्राउलिंग इफेक्ट के कारण मोटर की स्पीड कितना प्रतिशत रह जाती है, तो कितना प्रतिशत? लगभग 14% स्पीड रह जाती है, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी कितना गुना बढ़ जाती है? 7 गुना। जितना गुना हार्मोनिक्स है उतना गुना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, 7 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये क्राउलिंग इफेक्ट है, इसके बारे में लिख लो थोड़ा थोड़ा। देखो, जब 3 फेज मोटर में स्टेटर को सप्लाई दी जाती है
तो स्टेटर करोड़ सप्लाई दी जाती है, तो स्टेटर करोड़ संतृप्त हो जाने के कारण स्टेटर करोड़ संतृप्त हो जाने के कारण करोड़ में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। रोड में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये वैसे तो बहुत हाई लेवल की बातें हैं, अपने ज्यादा वैसे कुछ ज्यादा आता नहीं है, डिप्लोमा वगैरह के लिए ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो बात है बस वो आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज I.M 3 फेज I.M यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्यतः 7वां हार्मोनिक्स पैदा होता है। जिसके कारण मोटर की गति 1/7 या लगभग 14% रह जाती है। लगभग 14% रह जाती है। ठीक है, ये क्राउलिंग इफेक्ट है, बस इतना ही लिखोगे। उसके बाद लिखना एक कोगिंग इफेक्ट। कोगिंग इफेक्ट COGGING कोगिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको चुंबकीय लॉकिंग दोष भी बोलते हैं, तो लिख लेना मैग्नेटिक लॉकिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके, कोगिंग इफेक्ट या मैग्नेटिक लॉकिंग इफेक्ट। एक मैग्नेटिक लॉकिंग अपने पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर में, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, 3 फेज मोटर की बात करें तो अपने क्या पढ़ा है सिद्धांत इसका, स्टेटर में सप्लाई दी, सप्लाई के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसको कौन काटेगा, रोटर। रोटर में भी क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र, है ना। कब बढ़ेगा, रोटर में क्या चलेगी, जब धारा। धारा कब चलेगी, जब रोटर में क्या पैदा होगी, वोल्टेज। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टेटर और रोटर दोनों के अंदर क्या है, खांचों की जो संख्या है ना वो लगभग एक समान होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि रोटर जो है वो वोल्टेज पैदा ही नहीं कर पाता, यानी जो स्टेटर है और जो रोटर है उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनने लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, वो स्टेटर की कई बार बनावट बनाते हैं ना, तो बनावट में कई बार इस प्रकार की गलती कर देते हैं कि जो रोटर है उसमें वोल्टेज पैदा ही नहीं हो पाता, क्योंकि पैदा तो तब होगा ना जब वो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, तभी तो उसके अंदर पैदा होगा, तो वो काट ही नहीं पाता। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं कोगिंग इफेक्ट। लिख लो, बस लिखो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब रोटर व स्टेटर के बीच चुंबकीय क्षेत्र का खिंचाव नहीं हो पाता, तो रोटर घूम नहीं पाता है। तो रोटर घूम नहीं पाता है, जिसका कारण है स्टेटर द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र को रोटर द्वारा
न काट पाना। स्टेटर द्वारा के जो ये है चुंबकीय क्षेत्र को रोटर द्वारा न काट पाना, रोटर द्वारा न काट पाना। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना, इस प्रभाव को दूर करने के लिए, इसमें ना रोटर चलेगा ही नहीं, बस घूम घूम करता रहेगा, आवाज आती रहेगी उसकी। इस प्रभाव को दूर करने के लिए स्टेटर में खांचों की संख्या को, स्लॉट बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेटर में खांचों की संख्या को रूढ़ संख्या के रूप में बनाया जाता है। रूढ़ संख्या, वाइंडिंग करने का तरीका कई बार गलत हो जाता है, उसके कारण रोटर नहीं चलता। रूढ़ संख्या के रूप में बनाया जाता है, स्टेटर खांचों की संख्या को रूढ़ संख्या के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, रूढ़ संख्या होती है जिसके कोई बाह्य गुणनखंड ना उसके, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23 और 29, यानी जो किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो रोटर में नहीं होता क्या? रोटर में नहीं होता क्या? स्टेटर। स्टेटर में? हाँ, स्टेटर के अंदर खांचों की संख्या तो स्टेटर में बनाएंगे ना, अपने रोटर में नहीं बनाएंगे। दोनों में से किसी एक में बना सकते हैं। रोटर में तो खांचे, अगर स्क्विरल केज मोटर है तो खांचे हो ही नहीं पाएंगे। तो स्टेटर में वाइंडिंग करनी है अपने को, तो स्टेटर में खांचों की संख्या को अपनी रूढ़ संख्या के रूप में बनाएंगे। रोटर में नहीं बनाते। 24 लोग 36 लोग मोटर आते हैं तो हाँ, तो स्टेटर में ही होते हैं खांचे। खांचे होते कहाँ पर? स्टेटर में तो होते हैं। एक इफेक्ट और मेरे आ रहा था दिमाग में, 3 फेज मोटर में एक इफेक्ट शायद और है या नहीं है। कोगिंग हो गया, करावलिंग हो गया, प्लगिंग सर्किट, वो प्लगिंग सर्किट, फेज फेज सेमी वैसे तो 2-3 ये इफेक्ट थे। ठीक है, इसके बाद इस मोटर के अंदर और क्या रह गया? एक रोटर का एक कॉपर लॉस रह गया ना, एक रोटर आगे हेडिंग लगा लो, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। बस एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप याद कर लेना, रोटर कॉपर लॉस। पता था ना सबको कॉपर लॉस क्या होते हैं? तम जो धारा चलेगी रोटर के अंदर, रोटर तांबे का बना है, धारा है, उसके अंदर प्रतिरोध विद्यमान है, उसके कारण रोटर कॉपर लॉस होगा। लेकिन रोटर कॉपर लॉस स्लिप पर निर्भर करता है, तो इसका फार्मूला लिख लेना 2 पाई T NSS। ये है रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर क्षति। स्टेटर की कॉपर क्षति है वो स्लिप पर निर्भर नहीं करती, वो सीधा I² गुणा में R होता है स्टेटर की तो, लेकिन रोटर में स्लिप पर निर्भर करती है कॉपर क्षति। NS का मतलब सिंक्रोनस स्पीड, T माने टॉर्क, S माने स्लिप। ठीक है, बस लगभग तो लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। और कुछ 1-2 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कभी भी 3 फेज मोटर को लेके आते हैं तो सबसे पहले उसका IR वैल्यू देखते हैं, यानी उसका अपने क्या बोल सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलेशन टेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं उसका? पहले इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट में ये काम करते हैं कि जैसे मान लो ये मोटर है 3 फेज की, नई लेके आए हैं, ऐसा थोड़ी डायरेक्ट सप्लाई दे दोगे आप इसको, अपने कर तो ऐसा देते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर 3 फेज की कोई बड़ी मोटर है जो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है, उसके पहले 2-3 टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं इस मोटर की वाइंडिंग इस बॉडी के साथ टच तो नहीं है, कहीं बॉडी के साथ टच है और अपने लीकेज करंट प्रवाहित हो रही है थोड़ी थोड़ी, और गलती से अगर अपने हाथ लग गया तो विद्युत का झटका लगेगा ना, तो उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इंसुलेशन टेस्ट। किसके द्वारा किया जाता है ये? सबको पता है इंसुलेशन टेस्ट कौन सा मैटर करता है? मेगर। मेगर सप्लाई कौन सी पैदा करता है? डीसी सप्लाई पैदा करता है। छोटा सा एक डीसी जनरेटर होता है मेगर, उसको हाथ के द्वारा भी घुमाते हैं, लेकिन आजकल तो डिजिटल आते हैं। ठीक है, उसके द्वारा सप्लाई दी जाती है,
उस मेगर में कितनी तारें होती हैं? 2, L और E। ये प्रश्न आया था एक बार। मेगर की अंदर जो होते हैं 2 वायर, 2 टर्मिनल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? L व E। L माने लाइन, E माने अर्थ। लाइन वाला जोड़ेंगे पहले एक वाइंडिंग से जोड़ देंगे, यानी इस टर्मिनल से जोड़ देंगे, अर्थ वाला इस बॉडी से जोड़ देंगे और इसको सप्लाई देंगे मेकर को। सप्लाई यहाँ जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ लीकेज करंट प्रवाहित हो रहा है तो मेकर अपना रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। अगर करंट प्रवाहित नहीं हो रही तो मेकर रेजिस्टेंस बताएगा, वो बहुत ज्यादा बताएगा। तो कम से कम कितना रेजिस्टेंस बताना चाहिए उसको? 1 मेगा ओम। ये विद्युत का नियम कहता है कि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान मोटरों के लिए, 3 फेज की मोटरों के लिए कम से कम 1 मेगा ओम का मतलब बनता है 10 लाख ओम होना चाहिए। कौन बताएगा? ये मेकर बताएगा। ये प्रश्न भी आ सकता है। जितनी ज्यादा पावर की मोटर होगी या जितनी पावर की मशीनें होगी, उनका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो और ज्यादा होना चाहिए। जैसे हाई पावर की सीटी या पीटी होती है ना, उनका रेजिस्टेंस तो 1 मेगा ओम अगर आ जाता है, इसका मतलब वो सीटी खराब हो गई। तो 1 मेगा ओम हर चीज के लिए सही नहीं है। जितना ज्यादा पावर का लोड होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज का लोड होगा, उसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू वो और ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मोटरों वगैरह के लिए कितना है? 1 मेगा ओम। तो ये लाइन लिखो आप, ऐसा लिखो। नेक्स्ट आप लाइन लिखना, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, बाकी मीटर वाले लेसन में आ जाएगा। इंसुलेशन टेस्ट मेगर द्वारा किया जाता है, इसलिए मेगर को इंसुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इंसुलेशन टेस्ट मेगर द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस इंसुलेशन टेस्ट का मान, नेक्स्ट लिखो, इस इंसुलेशन टेस्ट का मान कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। 1 मेगा ओम यानी 1000 किलो ओम, कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। ठीक है, बस 3 फेज मोटर लगभग पूरी हो गई। और अगर कुछ 1-2 पॉइंट रह गए हैं तो आप बुक में देखना, कोई या कहीं से कोई टॉपिक मिले जो अपने 3 फेज मोटर में ना किए तो बताना, कल करेंगे अपने उसको क्लास। ठीक है, ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया 3 फेज मोटर का। और इसमें ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से नहीं रहा। बुक है किसी के पास में? मैंने बुक खोल के नहीं देखी काफ़ी दिन, देखना बुक के अंदर कोई टॉपिक रह गया हो। चलो मैं टॉपिक का नाम बोलता हूँ, आप बताना मेरे को हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहला टॉपिक कहता है 3 फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत, हो गया ना। और उसके बाद 3 फेज मोटर की संरचना, जिसमें स्टेटर और रोटर के बारे में बताया है, ये भी हो गया। फिर स्क्विरल केज रोटर बताया, सिंगल केज डबल केज, ये भी हो गया। वाउंड रोटर भी हो गया। उसके बाद तुल्यकालिक गति, रोटर स्लिप, अंशीय स्लिप, ये हो गया। रोटर फ्रीक्वेंसी भी हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको एक ही सूत्र के अंदर बता दिया, टॉर्क ज्ञात करने का सूत्र था, टॉर्क की समीकरण। ठीक है, फिर स्क्विरल केज मोटर हो गई और स्लिप रिंग मोटर भी हो गई। स्टार्टर हो गए, DOL स्टार्टर हो गया, रिमोट कंट्रोल सर्किट, ओवरलोड रिले, मैनुअली, ये सारा कुछ बता दिया मैंने। वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑलरेडी हो गया। हाँ, एक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट रहेगा, ये कर देते हैं। यांत्रिक, ये ब्रेकिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दक्षता भी नहीं है। ये फॉरवर्ड वो फिगर्स हो गया, बस हो। एक टेस्ट और लिखो, मैंने कहा था शायद एक टेस्ट और रह रहा है, वो टेस्ट रह रहा था
देखो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट लिख लोगे, ऐसे लिखोगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ये भी किया जाता है जब कभी भी कोई अच्छी 3 फेज की मोटर लेके आते हैं तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट पहले से ही किया जाता है उस मोटर के अंदर। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ये क्या टेस्ट है, जैसे मान लो कोई भी 3 फेज की मोटर है, उसका ये रोटर है, इसमें क्या काम करते हैं, इस रोटर को ना मैन्युअली सप्लाई तो इसको यहां से देते हैं, लेकिन मैन्युअली कोई ना कोई चीज से रोक देते हैं रोटर को। रोटर घूमता है ना, सप्लाई देने के बाद में अपने स्टार्टर से चलाएंगे रोटर घूमेगा, लेकिन रोटर को रोक देंगे, कोई ना कोई ऐसा मैन्युअली सिस्टम लगाएंगे जिससे रोटर रुक जाए। अब आप सोचो रोटर अगर रुक गया, इतना ज्यादा लोड लगा रखा है, रोटर घूम ही नहीं रहा है, आप चाहे घर वाली कोई भी मोटर होती है उसकी भी एक कल्पना करके देखो, रोटर को अगर रोक दोगे तो क्या कुछ होगा, वाइंडिंग जल जाएगी, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोड बढ़ रहा है, इस रोटर पर लोड बढ़ रहा है, वो लोड अपने इसको रोक ही दिया बिल्कुल। मान लो ऐसे ही मान लो तुम हाथ से पकड़ के रोक दिया, वो रोटर घूम ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो करंट खींचेगी मोटर, क्योंकि मोटर का कार्य तो ये है कि वो इस लोड को घुमाना चाहेगी, तो वो सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट की डिमांड करेगी, तो करंट ज्यादा बढ़ेगी तो स्टेटर वाइंडिंग जल सकती है। इसलिए क्या काम करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो टेस्ट है ना, ये बताता है हमें कॉपर लॉस। क्या बताएगा, कॉपर लॉस। याद करो अपने कॉपर क्षति ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे ना, सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते थे। शॉर्ट करने पर मैंने कहा था करंट का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और कॉपर लॉस ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है स्टेटर का, आई स्क्वायर गुणा में आर। करंट का मान जितना ज्यादा होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम कितना कॉपर लॉस हो सकता है। तो इस रोटर को रोक दिया, और सबसे बड़ा काम ये किया जाता है, याद करो ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वोल्टेज कितनी देते थे प्राइमरी में, यहाँ भी 2 से 5% ही देनी है, वरना वही काम होगा जो पहले आप सोच रहे थे। ये रोटर को रोक देंगे और सप्लाई आप सीधी पूरी की पूरी दोगे तो ये स्टेटर वाइंडिंग खराब हो जाएगी। वोल्टेज केवल कितनी देनी है, 2% से 5%, फिर तो खराब नहीं होगी, ठीक है। ये बता देगा कॉपर लॉस, यहाँ पर मीटर लगा होगा वो बता देगा कितना कॉपर लॉस हो रहा है, तो इसमें आप लिख लो। अच्छा, कॉपर लॉस बता देगा, एक लीकेज करंट बोल सकते हो या लीकेज इंपीडेंस, इंपीडेंस भी इससे ज्ञात हो सकता है, लिख लो। बताता हूँ, लिखना एक बार कि इस परीक्षण में, इस परीक्षण में स्टेटर को केवल 2% से 5% वोल्टेज दी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना, रोटर को मैन्युअली, रोटर को मैन्युअली रोक दिया जाता है, जिसके कारण करंट का मान बढ़ जाता है। स्टेटर करंट की बात कर रहे हैं, जिसके कारण स्टेटर करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना, यह टेस्ट मुख्यतः कॉपर स्टेटर कॉपर क्षति, स्टेटर कॉपर क्षति व लीकेज इंपीडेंस, स्टेटर कॉपर क्षति व लीकेज इंपीडेंस को ज्ञात करता है।
वाटमीटर स्टेटर वाइंडिंग में लगाएंगे, ठीक है ना, एम्पीयर मीटर भी लगाएंगे अपने वहां पर। तो शायद कुछ ऐसा करते हैं कि भी फुल लोड पर कितनी करंट चलनी चाहिए थी, उस करंट का मान अपने को पता होता है, और ब्लॉक रोटर करने के बाद, ब्लॉक रोटर का मतलब समझ गए ना, रोटर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तब कितनी करंट चल रही है, तो वोल्टेज में करंट का भाग लगाकर लीकेज करंट निकाल लेते हैं। कैसे थी? सुनो, एक तो फुल लोड पे जो करंट चल रही थी, एक ब्लॉक रोटर कर दिया तब कितनी करंट चल रही है, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो कौन सी करंट होगी, लीकेज करंट होगी। तो वोल्टेज के अंदर उस लीकेज करंट का भाग लगाकर लीकेज इंपीडेंस निकाल लेते हैं। लेकिन मुख्यतः जो ये परीक्षण है कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए उपयोगी में आता है। स्टेटर के अंदर सेम वैसा का वैसा जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करते थे ना अपने, वाटमीटर लगाते थे, वैसा वाटमीटर लगाएंगे अपने यहाँ पर। बस हो गया लेसन कंप्लीट, ये कुछ नहीं रहा अब इसके अंदर। और